देखिए आज 9:15 पे मैं लाइव गया था कुछ लोगों की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। देखिए मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने इसलिए आया था, आप लोगों ने कहा था सर हमारी लॉकडाउन के पीरियड में प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए मैंने लाइव आकर कुछ प्रॉब्लम बताई थी सैटरडे वाली क्लास में। और मैंने सोचा था हर हफ्ते कम से कम 2 बार मैं आऊँगा और प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। लेकिन आज की क्लास में कुछ लोग इंटेंशनली एंटर हुए और उन्होंने बहुत ही इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स डालने शुरू कर दिए जो कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। शुरू में मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो इतने गंदे कमेंट्स थे कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया और ना मैं सही से पढ़ा पा रहा था, और मुझे बुरा लग रहा था कि भाई फ़ीमेल स्टूडेंट्स के सामने इस तरह के कमेंट्स कोई लिख सकता है। देखिए इसलिए मैंने बंद कर दिया था आज जल्दी ही। अब क्योंकि कुछ लोगों का रह गया है तो वो मैं रिकॉर्ड करके आपको दोबारा डलवा रहा हूँ ताकि नुकसान ना हो किसी का। और फ्यूचर में मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि फ्यूचर के अंदर मैं अब एक आदमी बिठा दूंगा जो इस तरह के लैंग्वेज को यूज़ करेगा इनअप्रोप्रिएट, उसको ब्लॉक कर दिया जाए तुरंत। असल में मैं तो डायरेक्ट खुद ही बैठ गया था किसी का हेल्प के बगैर, क्योंकि मैं ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि एजुकेशन के फील्ड के अंदर कोई इतने इंटेंशनली घुसकर इतना गंदे कमेंट लिख सकता है। ये तो मुझे आइडिया था कि जो लोग परेशान रहते हैं वो मेरे बारे में कुछ लिख सकते हैं बुरा भला, कोई बात नहीं, एजुकेशन में वो लिख दें, मुझे बुरा लिख दें, ख़राब पढ़ाते हैं ये लिख दें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वो कहें वर्स्ट टीचर हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो मुझे कहें मैं ख़राब पढ़ाता हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। ये लिख दे कोई बात नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो बहुत ही फिल्दी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, बहुत ही गंदी लैंग्वेज, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ गया। और प्लस वो क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नहीं थी लैंग्वेज, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। अब मैं बेटा मेरी गलती है, मैं अनप्रिपेयर्ड बैठा, क्योंकि मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मेरे हेटर्स इतना गिर जाएंगे कि वो ये भी नहीं सोचेंगे कि हमारे घर में हमारी सिस्टर्स भी हैं, डॉटर्स भी हैं। और ये लोग बच्चे नहीं थे बेटा, ये लोग तो आपको पता है ये बड़े लोग थे जो कर रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए करते हुए। तो अब फ्यूचर में जब भी लाइव आऊँगा प्रिपेयर्ड आऊँगा, ताकि इस तरह की कोई भी अगर कोई गंदी चीज़ लिखता है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है डिस्कशन के लिए, तो वो तुरंत उसको वहाँ से हटा दे, ताकि किसी को जो है वो बुरा फील ना हो। ठीक है, तो आज मैं माफ़ी मांगता हूँ उसका बात के लिए कि मेरी अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से कुछ लोगों ने ऐसी लैंग्वेज लिखी जो सबको पढ़नी पड़ी, अजीब सी लैंग्वेज थी वो। मैंने रोकने की कोशिश की मगर वो रुके नहीं। मैं भी इसलिए पढ़ाने में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था उनके कमेंट्स देख देख कर। तो इंशाल्लाह अगले लाइव लेक्चर में ऐसा नहीं होगा। अगले लाइव के अंदर मैं उनको ध्यान रखूँगा कि वो लोग एंटर ना हो पाएँ। ठीक है, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि कोई इतना बुरा भी सोच सकता है। तो बेटे मैं वो जो मैंने डिस्कस किए थे, क्योंकि मैंने हटवा दिया, क्योंकि उसमें वो कमेंट्स भी आ रहे थे ना गंदे गंदे, तो इसलिए मैंने हटवा के वो क्वेश्चन में डिस्कस दोबारा कर देता हूँ और इसको मैं डलवा देता हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में रेफ़र करना हो आप रेफ़र कर लें। ठीक है बेटा, और आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा फ्यूचर में लाइव लेक्चर में जब भी आऊँगा तो प्रिपेयर्ड आऊँगा इस तरह के लोगों के लिए। इस तरह के लोगों के लिए मैं भी एक आदमी बिठा दूंगा जो उनको ब्लॉक करते रहे साइमल्टेनियसली, और आपको परेशानी ना हो कोई। ठीक है बेटे, मैं तो ये चाहता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। अगर मैं ओपन आ रहा था इसलिए आ रहा था कि भाई चलो जो आदमी मुझसे नहीं भी पढ़ा है अगर क्वेश्चन डिस्कस कर लेगा तो मेरा क्या घिस जाएगा, वो बेचारा सीख लेगा, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, और यकीन मानिए एजुकेशन को आप जितना एक दूसरे को बताते हैं उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती है। एजुकेशन छुपाने से कभी नहीं बढ़ती। अगर आप ये कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना बेटे खुद भी, कि अगर आप स्टूडेंट ने कुछ चीज़ सीखी और आप अपने दोस्त को पढ़ा दें वो, तो आप खुद देखना वो चीज़ आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे और बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को दूसरों को देने से बढ़ जाती है। तो मेरा मानना तो यह है कि मैं ओपन भी आ जाऊँ, कोई भी सुन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब लोग आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। लेकिन आज क्योंकि ऐसी हरकत हो गई तो इसलिए मैं फ्यूचर में ध्यान रखूँगा कि ऐसे लोग एंटर ना हो पाए। मेरी भी गलती रही, मैं इन चीज़ों के लिए अनप्रिपेयर हो गया, मैंने आइडिया नहीं लगाया था ना, मैंने सोच भी नहीं सकता था कोई कि इस तरह की लैंग्वेज कोई एजुकेशनल क्लास के अंदर आकर यूज़ कर सकता है। अब मुझे पता है वो लोग इंटेंशनली आए, आपको पता कौन लोग हैं वो। तो ठीक है बेटा, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ध्यान नहीं रखा इस बात का, ऐसी लैंग्वेज आने दी मैंने। आइंदा से इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आइंदा से आप देखना कि जो भी कमेंट्स आएंगे वो हटा दिए जाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो।
और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो इंटेंशनली आए थे कि थोड़ी सी शर्म करें। अगर को उनसे मेरी नफरत है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर पिछली बार दिया था, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके आप गाली दे दें, ठीक है, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब मत क्या करें, क्योंकि वो भी बड़े लोग हैं और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आफ्टर ऑल वो ह्यूमंस हैं, उनको थोड़ा सा ह्यूमन डिग्निटी का भी ध्यान रखना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत करते हुए। ठीक है बेटा, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन ये था जो मैंने डिस्कस किया था कि 2 balls आर थ्रोन विद हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। देखो, मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूं बेटे, ठीक है। यहां 2 पार्टिकल हैं, यहां से एक पार्टिकल को मैंने 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका हॉरिजॉन्टली और एक को मैंने 3 मीटर पर सेकेंड से फेंका हॉरिजॉन्टली, ठीक है। फ्रॉम ए सर्टेन हाइट लिखा है, ऊपर से फेंका है, तो ग्राउंड के ऊपर से फेंकना है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसने ये नहीं बताया कि साइमल्टेनियसली फेंका है या वन आफ्टर द अनदर। बेटा ऐसा होता है, अगर कुछ ना कहा जाए तो साइमल्टेनियसली ही माना जाता है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि वन आफ्टर द अदर फेंका गया है तो अगला सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि कितना टाइम इंटरवल के बाद फेंका गया है। फिर एग्जामिनर को क्वेश्चन में टाइम इंटरवल भी देना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में टाइम इंटरवल गिवन नहीं है तो उसका मतलब एक साथ फेंका है। अब क्योंकि एक को आपने राइट फेंका, एक को लेफ्ट, तो एक पार्टिकल तो लेफ्ट की तरफ चला गया होगा इन प्रोजेक्टाइल मोशन, एक पार्टिकल राइट की तरफ चला गया अगेन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपको क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब किसी बॉडी को हवा में फ्रीली थ्रो करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ठीक है। इसको पार्टिकल 1 बोल देते हैं बेटा, इसे पार्टिकल 2 बोल देते हैं। ऐसी नंबरिंग कर दी हमने। अब देखो, पार्टिकल 1 की बात करें बेटा, तो पार्टिकल 1 के पास इनिशियल वेलोसिटी x में है, कितनी? -3। अब मेरी आदत है मैं राइट को प्लस लेता हूं, लेफ्ट को माइनस, तो मैंने 3 लेफ्ट में उसे माइनस कह दिया, 4 राइट में उसे मैं प्लस कहूंगा। लेकिन ये मेरी आदत है, आप बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप लेफ्ट को प्लस राइट को माइनस भी कह सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो इनिशियल वेलोसिटी आप देख सकते हैं x में है, y में इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, तो y कंपोनेंट तो है ही नहीं। हवा में आपको पता है, हवा में पार्टिकल जब चलता है तो उसके पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है जो हम क्लास में पढ़ते हैं, और वो होता है g, जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है तो एक्सेलरेशन x में तो है ही नहीं, क्योंकि सारा एक्सेलरेशन तो y में, कितना? y में है -g, यानी कि -10। g की वैल्यू 10 ले रहे हैं हम, ठीक है। माइनस क्यों लिया है? वो हम ऊपर को प्लस लेते हैं, नीचे को माइनस। अगेन कन्वेंशन है, आप बदल सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। ये मैंने 1 के पैरामीटर्स लिख दिए बेटा, ठीक है। ऐसे में 2 के पैरामीटर्स लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी x में है +4 क्योंकि वो राइट में है, y में कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियली। एक्सेलेरेशन क्योंकि y में होता है g, तो x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, y में एक्सेलेरेशन है -g यानी कि -10। थ्योरी देखो, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं थ्योरी आपको आती है, क्लास में पढ़ रखी है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखी है सब थ्योरी आपको, तो ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं क्लास में। अब एक चीज देखो उसके अंदर कि y वाले पैरामीटर दोनों के सेम है, इनिशियल वेलोसिटी y में इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, इसकी भी 0 है। एक्सेलेरेशन इसका भी -10 है y में, इसका भी -10 है। तो आप देखो दोनों पार्टिकल के y वाले पैरामीटर सेम है, इसका मतलब ये y में दोनों बराबर डिस्टेंस चलेंगे। तो अगर मान लीजिए कुछ देर के बाद मेरा पार्टिकल 2 यहां आ गया, a यहां इस जगह आ गया, इस जगह, और मेरा पार्टिकल 1 यहां आ गया, a इस जगह, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा खाली x में होगा, y में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सही से देखो, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है, दोनों का एक्सेलरेशन y में -10 है। तो y वाले पैरामीटर क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो y में जितना 1 नीचे आएगा उतना 2 नीचे आएगा, तो y में तो लेवल बराबर रहेगा। तो जो उनके बीच का गैप क्रिएट होगा वो खाली x में क्रिएट होगा, s, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, अभी तक मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा है, बस पहला सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं। 2 balls आर थ्रोन विद हॉरिजॉन्टल स्पीड
3 and 4 in opposite direction from a certain height। ठीक, आगे पढ़ते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन देयर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहता है इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बता दो, कब? जब उनकी वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। बीच का डिस्टेंस का क्या मतलब है? डिस्टेंस इन x। क्यों? y में तो दोनों बराबर चले हैं ना, क्योंकि y के पैरामीटर सेम है, तो जो भी डिस्टेंस क्रिएट हुआ वो x में तो हुआ बेटे। तो s बताना है बेटे, हमें ये s निकालना है। ठीक है, लेकिन कब निकालना है? जब v1 v2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि ये जो v1 है, ये v1 ये और ये v2 ये एक दूसरे के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, ये तब बताना है। तो ठीक है, तो पहले तो ये पता लगाते हैं कि ये परपेंडिकुलर कब होंगे। डिस्टेंस निकालना तो बात की बात है ना, पहले ये तो देख लें परपेंडिकुलर कब होंगे, क्योंकि वही वाला डिस्टेंस चाहिए हमें। चलो एक काम करते हैं, हम बेटे ये वाली इक्वेशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस a डेल्टा t, वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे बेटा, ij फॉर्म में। ठीक है, पहले 1 पे लगाते हैं। v1 1 की इनिशियल स्पीड क्या थी? -3 i कैप, -3 थी x में, तो i कैप लगा दिया। एक्सेलेरेशन क्या था? -10 y में था j कैप इंटू t, टाइम पता नहीं। इक्वेशन 1, ये क्या लगाया? फर्स्ट इक्वेशन लगाई है पार्टिकल 1 पर। अब पार्टिकल 2 पे लगाता हूं। पार्टिकल 2 की फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल कितनी थी? 4 थी राइट में, पॉजिटिव x में i कैप। एक्सेलेरेशन क्या था? -10 था y में, -10j t। क्या लगाई? फर्स्ट इक्वेशन लगाई बेटा। देखो v इक्वल्स टू u प्लस a डेल्टा t तो लगाया मैंने, मगर ij फॉर्म में लगाया है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक की -3 नेगेटिव x में थी, इसलिए -i लिया। दूसरे की 4 पॉजिटिव x में थी, +i लिया। एक्सेलेरेशन दोनों के सेम थे, -10, मगर दोनों के नीचे थे, नेगेटिव y में थे, तो -j लिया। टाइम मैंने सेम लिया है, वो इसलिए कि मैंने शुरू में मान लिया था कि दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया है। जब एक साथ थ्रो किया है तो दोनों को टाइम बराबर लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे वो इंस्टेंट निकालना है जब v1 v2 के परपेंडिकुलर हो जाए, वो टाइम निकालना है जब v1 v2 के परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर ने जो डिस्टेंस पूछा है वो उसी समय पूछा है जब v1 v2 के परपेंडिकुलर हो। तो आप एक काम कर दीजिए, v1 डॉट v2 को 0 कर दीजिए। क्यों? क्लास में पढ़ाया था मैंने, आपने भी पढ़ा होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर जब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देता हूं। v1 की वैल्यू पुट करो बेटा, डॉट v2 की वैल्यू पुट करो 0। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? i कोफिशिएंट को i कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस j कोफिशिएंट को j कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तरीका बताया था बेटे। तो यहां से कितना आ गया? -12 प्लस 100 t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो t आ गया बेटे √12/100, नियरली 0.35। तो हमने क्या कैलकुलेट किया है? टाइम। हमने वो टाइम निकाला है जब v1 v2 के परपेंडिकुलर होगा। अब इस टाइम पर हमें s चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। कौन सा वाला? x वाला। y में नहीं है, क्योंकि y में तो बराबर चले हैं, x में अलग अलग चले हैं, तो इसलिए x वाला डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप एक काम करो, सेकेंड इक्वेशन लगाओ x में। सेकेंड इक्वेशन पढ़ते हैं ना, x में लगाना बेटे। पार्टिकल 1 पे लगाओ। डेल्टा x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन x, डिस्प्लेसमेंट इन x 1 का। ux जरा बताओ कि पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी थी? -3 टाइम t। x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो कितना आ गया है? -3t। -3t का मतलब ये 3t चला है लेफ्ट में। ठीक है, अब ये 2 पे लगाओ। डेल्टा x2 कितना आएगा? ux 4 टाइम t और ax में एक्सेलेरेशन 0, ये आएगा 40 प्लस में। प्लस का मतलब ये राइट में चला है। तो पहला पार्टिकल 3t लेफ्ट में चला है, दूसरा पार्टिकल 40 राइट में।
जरा डायग्राम मार्क करते हैं। ये रहा, पहला पार्टिकल लेफ्ट में 3t चला है, दूसरा पार्टिकल राइट में 4t चला है। तो बताओ बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3t प्लस 4t यानी कि 7t, और t हमने निकाला था 0.35। तो नियरली अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस बेटे 2.45 के आसपास आएगा, जो किसी ऑप्शन से मैच नहीं करता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। अच्छी तरह देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा, उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चेक कर लीजिए सही से। कुछ लोग को एतराज होता है कि सर ये v वाली इक्वेशन आपने वेक्टर फॉर्म में क्यों लगाई है। बेटे वो परपेंडिकुलर करना है ना, और किसी चीज को परपेंडिकुलर करने का सबसे अच्छा तरीका है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। अब डॉट प्रोडक्ट जीरो वेक्टर फॉर्म में तो किया जाएगा बेटे, स्केलर फॉर्म में तो डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे ना, तो इसलिए हमने वेक्टर फॉर्म में कर लिया उसको। चेक कर लो सही से बेटा, देख लो अच्छी तरह से। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ए पॉइंट P मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के जस्ट अपोजिट। ए पॉइंट P मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट P सर्कुलर पाथ में चल रहा है। आप कहेंगे सर्कल तो है नहीं बेटा, उसने सर्कल नहीं कहा, सर्कुलर पाथ कहा, मतलब जो पाथ है वो सर्कुलर शेप का है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा सर्कल तो नहीं है, मगर 90 डिग्री का सर्कल है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है ये। द मूवमेंट ऑफ P सच दैट इट स्वीप्स आउट ए लेंथ S इक्वल्स टू t³ प्लस 5। ये डिस्टेंस दिया है, लेंथ डिस्टेंस को बोलते हैं ना बेटे। द रेडियस ऑफ पाथ इज 20 मीटर। द एक्सेलरेशन ऑफ P when t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज नियरली। हमें P का एक्सेलरेशन चाहिए 2 सेकेंड पर। बेटे सर्कुलर मोशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो सेंटर की तरफ, जिसे बोलते हैं हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इस सर्कल का सेंटर O है। तो सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है सेंटीपिटल जो सेंटर की तरफ होता है AC, और एक होता है टेंजेंशियल जो टेंजेंट की तरफ होता है AT। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये बताओ सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन, उसने कौन सा पूछा, पता नहीं, उसने तो बस ये कहा दी एक्सेलरेशन। हाँ तो टोटल पूछा है, अगर कोई एक पूछना होता तो नाम ले देता, फाइंड एक्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, या बोल देता फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नाम बोल देता ना। तो इसको मतलब ये है उसको दोनों चाहिए, टोटल चाहिए। तो पहले एक काम करो, पहले इस s को t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करो। t³ का डिफरेंशियल होता है 3t², 5 का होता है 0, तो ये आ गया बेटे 3t²। और आपको पता है डिस्टेंस को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाती है, स्पीड, स्पीड आ जाएगी इससे। फिर स्पीड को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, 3 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशियल 2t, ये आ गया 6t। मैंने एक बार s को डिफरेंशिएट किया तो स्पीड आ गई, एक बार और उसे टाइम के रिस्पेक्ट में किया, अब क्या आया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया। अभी ये आप कहेंगे टोटल नहीं आया, नहीं नहीं टोटल नहीं आया, मैं आपको बता दूं टोटल नहीं आया। मैं इसको इधर लिख देता हूं। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, dv/dt वेयर v होती है स्पीड, r d⍵/dt, और एक होता है r अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेडियस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, या फिर रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बेटे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। आप कहेंगे सर वो जो टोटल एक्सेलरेशन पढ़ते हैं हम dv/dt वो क्या है, बेटे वो टोटल एक्सेलरेशन को जो dv/dt लिखते हैं उसमें v स्पीड नहीं होती, एक्सेलरेशन होता है, फर्क होता है बेटे। वो जो टोटल एक्सेलरेशन आप पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, वो ये पढ़ते हैं v पे वेक्टर लगा होता है, वो होता है टोटल एक्सेलरेशन। अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं तो टोटल एक्सेलरेशन आता है, मगर बेटे आपने वेलोसिटी को कहां किया है, आप देखो क्वेश्चन में s डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करो तो स्पीड आती है। फिर अगली बार आपने स्पीड को डिफरेंशिएट किया तो स्पीड का डिफरेंशियल टोटल एक्सेलरेशन नहीं देता, सिर्फ टेंजेंशियल देता है। तो बेटे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, 80 आ गया। अच्छा
और अब AC भी चाहिए, वो भी निकाल देता हूँ। 80 तो आ गया, कम से कम एक तो निकला। अब AC के दो फॉर्मूले होते हैं, v²/r या फिर ω²r। मैं v²/r लूंगा। v की वैल्यू अभी निकाली थी हमने पीछे 3t² और r 20 है, तो ये आ गया 9t⁴/20। देख लो बेटे, पीछे हमने v निकाला था, ये देखो ये v3t², ये रख दिया हमने अगले फॉर्मूले में। अब देखो AC भी आ गया, AT भी आ गया है, ठीक है। अब टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्लास में पढ़ते हैं, √ टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंटीपिटल का स्क्वायर। टोटल का फॉर्मूला ये होता है, क्लास में डिस्कस होता है। चलो वैल्यू पुट करो बेटे। AT कितना आया था, पीछे निकाला हो आपने, चेक करो, 6t। चलो 6t का होल स्क्वायर प्लस AC कितना आया, 9t⁴/20 का होल स्क्वायर। आंसर तो आ गया, मगर t के टर्म्स में आया है, तो कोई बात नहीं, t उसने दिया है। उसने एक्सेलरेशन कब पूछा था, 2 सेकंड पर, t की वैल्यू 2 सेकंड रख दो। नियरली 14 आ जाएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली निकालना होता है एग्जाम में, हालांकि क्वेश्चन में लिखा भी है नियरली, ना भी लिखा होता तो भी अप्रोक्सीमेट निकालते। ये आया आंसर आपका। अक्सर लोग गलती इसमें ये करते हैं कि वो खाली सेंटीपिटल निकाल देते हैं, AC बस ये वाला, और खाली इसे निकाल के देखो क्या होगा, t की वैल्यू 2 पुट करो तो आप देखो ये लगभग 7.2 आता है, और एग्जामिनर ने 7.2 भी ऑप्शन में दे रखा है, तो गलती से हम C ऑप्शन टिक कर देते हैं जबकि आंसर D है। ये गलती क्यों होती है, वो असल में जल्दबाजी में हमारे ध्यान नहीं देता। असल में क्लासेस के अंदर ज़्यादातर केसेस के अंदर हमने देखा है कि सर्कुलर मोशन में खाली सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो एक रट सा गया मैं कि सर्कुलर मोशन है तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपिटल होगा। नहीं बेटे, मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होते हैं, सेंटीपिटल और टेंजेंशियल। पता कैसे लगता है दोनों हैं, वो मैंने आपको बताया था। जब स्पीड वेरिएबल हो तो दोनों एक्सेलरेशन होते हैं, सेंटीपिटल भी और टेंजेंशियल भी, और जब स्पीड कांस्टेंट हो तो खाली सेंटीपिटल होता है। अब आप बताओ, आपने स्पीड निकाली थी, क्या आई थी, 3t²। ये वेरिएबल आई, ये कांस्टेंट आई है। वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। हाँ, तो वेरिएबल है तो दोनों एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल भी और सेंटीपिटल भी। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाती तो फिर खाली सेंटीपिटल होता, टेंजेंशियल होता ही ना। ये सब बातें मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ बेटे, ठीक है। देख लो, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, देख लो। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल को ऐसे थ्रो किया गया है इस तरह से, थ्रोन अपवर्ड। कितनी स्पीड से, पता नहीं कितनी स्पीड से, पार्टिकल ऐसे जाएगा और वेलोसिटी आपने ऊपर दी है तो पार्टिकल जाएगा तो ऊपर, लेकिन हवा में एक्सेलरेशन क्या होता है, g वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। वेलोसिटी ऊपर, g डाउनवर्ड, तो g क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है तो वेलोसिटी को कम करेगा, और करते करते वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 हो गई तो पार्टिकल ऊपर जाना बंद कर देगा, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट बन जाएगा, फिर वो लौट के वापस आएगा ऐसे, इस तरह का मूवमेंट होगा। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पहला सेंटेंस पढ़ा, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया है u वेलोसिटी से, ठीक है। अब वेलोसिटी आपने ऊपर दी है, मगर हवा में एक्सेलरेशन तो g होता है ना, वो नीचे होता है, तो सिंस एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है तो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा वो, और वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए सॉल्व, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट्स हाइट वेरीज विद टाइम एज शोन इन ग्राफ। ग्राफ ये बता रहा है कि इस पार्टिकल की हाइट कैसे कैसे बढ़ी, वो आप खुद देख लो। शुरू में हाइट 0 थी जब बॉटम पे था, ऊपर गया तो हाइट बढ़ती गई बढ़ती गई, v = 0 पे हाइट मैक्सिमम हो गई। ये वाली पॉइंट जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, देखो पॉइंट O मार्क कर देता हूँ, ये हाईएस्ट हाइट है। कब हुई होगी, जब v 0 हुआ होगा तब आई होगी ना ये वाली वेलोसिटी 0, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल लौट के नीचे आया तो हाइट घटने लगी, तो आप खुद देखो, पहले ग्राफ ऊपर जा रहा है, देखो ये ग्राफ ऊपर गया, क्यों गया, क्योंकि आपका पार्टिकल पहले ऊपर गया है तो हाइट बढ़ेगी। ओ पर जाके वेलोसिटी 0 हो गई, फिर नीचे आएगा तो हाइट घटने लगेगी, ये देखो हाइट घटती रही इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, हाइट का वेरिएशन बता रहा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
देन द हाइट h इज, हाइट h कौन सी, टोटल हाइट नहीं है, ये बीच की हाइट है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, ये दो लेवल हैं, एक लोअर लेवल एक अपर लेवल, इनकी हाइट पूछ रहा है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो उसके दो तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लूं, ठीक है। पहले मैं उसी को कर लेता हूं, मेथड फर्स्ट, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं, कौन सी वाली, सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा y में, डेल्टा y इक्वस टू यू वाई डेल्टा टी प्लस ए वाई डेल्टा टी का स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं बेटे y में, कहां से कहां तक, देखो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले जो लगाऊंगा, मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा करके बना देता हूं बेटा, क्योंकि वो छोटा डायग्राम है, ये थोड़ा सा डायग्राम बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह से ये 1 था बेटे, ये 6 था, ठीक है, ये 2 है और ये 5 है, और इनके बीच की हाइट जो है वो स्मॉल h है, ये वाली हाइट, ठीक है, ये पॉइंट O है। इस हाइट को मैं h0 मान लेता हूं अपनी तरफ से, ये निकालनी नहीं, ऐसी माननी मैंने, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये ग्राफ मैंने वही ड्रॉ कर दिया पिछले वाला, तो मैं आपसे कह रहा था कि एक मेथड तो ये है कि मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y, ठीक है। कहां से कहां तक, मैं O से यहां तक लगाऊंगा, पहले I से F तक, मैं इससे इनिशियल मानूंगा O को। शुरू से लगा सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पे टाइम कम लगेगा, क्यों, शुरू से लगाऊंगा तो इनिशियल वेलोसिटी u है जो मुझे मालूम नहीं, हाईएस्ट पॉइंट से लगाऊंगा तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अभी बताई थी 0 है, ये मुझे मालूम है, कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी ना। तो मैं O से लगाऊंगा इक्वेशन को, कहां तक, F तक। तो बेटे मैं सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं I से F तक, ठीक है। तो मैं लगा देता हूं, आप देखिए मैं कैसे लगा रहा हूं, I से F तक मैं सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं इन y। चलिए, डेल्टा y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन y। जरा पीछे देखो, I से F तक y में कितना डिस्प्लेसमेंट है, I यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, h0। भाई I से F तक आप y में कितना नीचे आए हैं, h0 आए, और नीचे आए हैं तो इसे आप माइनस h0 लेना। u y इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, सर आपने तो हाईएस्ट पॉइंट को I कहा है ना, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 है। ए वाई आपको पता है हवा में एक्सेलरेशन g होता है नीचे की तरफ, तो माइनस लेना, g कितना दिया है 7.5। डेल्टा टी क्या होता है, इनिशियल से फाइनल तक का टाइम इंटरवल। जरा देखो पीछे, इनिशियल किसे लिया, O को, O का टाइम क्या होगा, O बिल्कुल बीच में है, 2.5 का मिड पॉइंट कितना होता है 3.5, तो O का 3.5 है, F का 5 है, तो यहां से यहां तक का इंटरवल ऑफ टाइम कितना होगा 1.5, तो I से F तक का डेल्टा टी 1.5 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से h0 निकाल लीजिए, यह आ गया 7.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन 1। मैंने सेकंड इक्वेशन लगाई है y में, I से F तक, देख लो अच्छी तरह, कोई महान काम नहीं किया मैंने, सिंपल सा काम किया। और मैंने आपसे कहा मैं शुरू से क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी u थी और वो मुझे मालूम नहीं थी, तो अननोन आ जाता है इक्वेशन में। O पर वेलोसिटी 0 है, वो हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो वहां का u मुझे पता है, तो अननोन नहीं आएगा। अब इक्वेशन दोबारा लगाता हूं, ये सेकंड इक्वेशन, मगर कहां से कहां तक, अब की बार लगाता हूं इसी O से यहां तक, कैपिटल I से कैपिटल F। इनिशियल मेरा वो ही O ही है, लेकिन फाइनल मैंने बदल दिया, अब यहां तक एंड तक जाऊंगा मैं। अब मैं I से कैपिटल F जाऊंगा बेटे, I से कैपिटल F, अगेन सेकेंड इक्वेशन इन y। डेल्टा y कितना है माइनस, जरा देखो y में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा I से F तक, देखो चेक करो, I आपका O पे है, O से बिल्कुल नीचे आ जाओ कैपिटल F तक, बताओ टोटल कितना चले आप यहां से यहां तक, h प्लस h0 चले y में, और नीचे आए हैं तो बेटा प्लस लेना, सॉरी माइनस लेना, क्योंकि नीचे को मैं माइनस लेता हूं ना, मेरी आदत है। अब उल्टा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इनिशियल वेलोसिटी, मैंने इनिशियल O को कहा है, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। ए वाई में एक्सेलरेशन g होता है नीचे की तरफ, माइनस लेना है।
डेल्टा टी कहां से कहां तक, कैपिटल आई से कैपिटल एफ। कैपिटल आई मैंने किसे कहा था, ओ को 3.5 को, और कैपिटल एफ 6 को। 3.5 से 6 तक का इंटरवल कितना होगा बेटे, 2.5। तो यहां से आ गया h प्लस एच नॉट हाफ 7.5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गया बेटे। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्या किया मैंने वो समझ लीजिए। मैंने आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, ज्यादा टाइम उसी में लगा है। उसके बाद मैंने ग्राफ को दोबारा बनाया बड़ा करके, तो 2 पेज तो समझाने और ग्राफ को बड़ा करने में लग गए। ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना, क्योंकि वहां पर आपको समझाना नहीं किसी को क्वेश्चन, और आपको डायग्राम दोबारा नहीं बनाना, क्वेश्चन वाला इस्तेमाल करना। बस ये काम जो है ना, जो मैंने इस पेज पे किया, ये करना है आपको सेकंड इक्वेशन 2 बार लगानी है, आई से एफ तक और कैपिटल आई से कैपिटल एफ तक। अब कुछ नहीं करना, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो h आ जाएगा सीधे सीधे। आप करके देख लीजिए, आंसर आप खुद भी निकाल सकते हैं। ये आपका चेक कर लीजिए। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, h नॉट कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। और उसने हमसे ये तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ h, खत्म। एक मेथड तो ये है, चेक कर लीजिए। और दूसरा मेथड क्या है वो भी बताता हूं। दूसरा मेथड क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए दूसरे मेथड में क्या है, मैं इस ग्राफ को दोबारा बना देता हूं। यहां पर दूसरा मेथड मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है, हालांकि बहुत से लोग इस पर एतराज करते हैं, मगर मेरी अपनी पर्सनल चॉइस यही रहती है। ये ग्राफ दोबारा बना रहा हूं बेटे मैं, h, ठीक है, और ये से h नॉट कह दो, कुछ भी कह दो। आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर बाई 8। प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, मोशन इन 2 डायमेंशन में। इसे अगर लगा दे हम, तो आप कहेंगे सर हमारा पार्टिकल तो 2D में चल ही नहीं रहा, वो तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी वैलिड होगा। क्यों? देखो 2D इज मोर हायर केस देन 1D। फिजिक्स में हायर केस का फॉर्मूला आप लोअर केस में लगा सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते। लोअर केस का फॉर्मूला हायर केस में नहीं लगता। तो आप 2D का फॉर्मूला 1D में लगाएंगे तो फेल नहीं होगा, काम करेगा। तो इसे लगा दीजिए आप डायरेक्ट, कहां से कहां तक। आप पहले एक काम कीजिए, आप इसे आई मानिए, इसे आई मानिए और इसे एफ मानिए। आप यहां से यहां तक का मूवमेंट लीजिए, बस आई से एफ तक का, मैंने मार्क कर दिया आई से एफ तक, ठीक है। आप आई से एफ तक लगाइए। चलिए मैक्सिमम हाइट कितनी है, इस मूवमेंट की बात कर रहा हूं, देखो बेटे मैं इस मूवमेंट की, इस आई से एफ तक, यहां से ए यहां तक की, इस मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूं उसको। ए इस मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, इस मूवमेंट की। इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, h नॉट। जी कितना है, 7.5। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, टोटल टाइम इनिशियल से फाइनल तक। आपका इनिशियल 2 पे है, फाइनल 5 पे है, तो 2 से 5 तक का डिस्टेंस कितना होता है बेटे, 3 का स्क्वायर बाई 8, इक्वेशन 1 खत्म। अब एक काम करो, इसे कैपिटल आई का हो, इसे कैपिटल एफ। अब सेम फॉर्मूला कैपिटल आई से कैपिटल एफ लगा दो। अब मूवमेंट में ये वाला ले रहा हूं बेटे मैं, ए यहां से देख रहा हूं मैं, कैपिटल आई से देखो, ए यहां से यहां तक पूरा मूवमेंट ले रहा हूं नीचे तक। अब बताओ इस पूरे मूवमेंट की मैक्सिमम हाइट कितनी है, h प्लस एच नॉट, जी 7.5। और टाइम ऑफ फ्लाइट, सर ये आई 1 से शुरू हुआ और 6 पे खत्म हुआ है, 1 और 6 के बीच में टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 5। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टोटल टाइम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल बाई 8, इक्वेशन 2, ठीक है। क्या करा मैंने, कुछ नहीं, मैंने तो ये फॉर्मूला 2 बार लगाया है। इसमें h मैक्सिमम हाइट होती है और t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। क्या करो, माइनस कर दो 2 में से 1 को, तो सीधे सीधे h आ जाएगा। अब आप कैलकुलेशन खुद करके देख लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये फास्ट है काफ़ी। अब कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि साहब ये तो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है, तो क्या हुआ बेटे, 2D का फॉर्मूला है, मैं 1D में लगा रहा हूँ, वैलिड है। 1D का फॉर्मूला 2D में लगाऊँ तो आप एतराज़ कर सकते हैं। तो चेक कर लीजिए सही से,
मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, फास्ट कर देगा कैलकुलेशन को। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमने कर लिया था बेटे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई ब्रेक आफ्टर ही सीज ए नीड फॉर इट। भाई ड्राइवर की एक नेचर होती है कि जब कार के सामने कोई चीज आती है तो वो तुरंत थोड़ी ब्रेक लगाता है, पहले वो देखता है उस चीज को, फिर जजमेंट लेता है कि ब्रेक लगाने लगाने, तो कुछ वक्त तो गुजर जाता है ना डिसाइड करने में। हाँ, ये 0.2 सेकेंड उसे डिसाइड करने में लग गया कि ब्रेक लगाने हैं। इस टाइम को हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं, ठीक है। कौन सा टाइम बोलते हैं? रिएक्शन टाइम बोलते हैं इस टाइम को हम, जो टाइम डिसाइड करने में लगता है। तो हमारे पास एक कार है जिसकी स्पीड होगी कुछ भी, और उसे कुछ टाइम ये डिसाइड करने में लग गया कि ब्रेक लगानी नहीं लगाने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा है, ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज ए नीड फॉर इट। जब वो ये देख लेता है कि ब्रेक लगाने की जरूरत है तो उसके 0.2 सेकेंड के बाद वो ब्रेक लगाता है, इसे हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। और क्योंकि इस टाइम में अभी ब्रेक नहीं लगा, ब्रेक लगा रिएक्शन टाइम गुजरने के बाद, तो इस टाइम तक गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रही होगी। उसके बाद ब्रेक लगाया तब गाड़ी की स्पीड स्लो हुई होगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इफ ही इज ड्राइविंग एट ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर है। 5/10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी कितने टाइम तक? 0.2 सेकेंड तक। रिएक्शन टाइम तक आप ब्रेक नहीं लगाते, इस पीरियड तक ये स्पीड कांस्टेंट है, गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब आगे पढ़ते हैं। एंड द ब्रेक कॉजेज ए डीएक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिएक्शन टाइम गुजरने के बाद अब उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक क्या देते हैं? ब्रेक डीएक्सेलेरेशन देते हैं। ये क्या होता है? ये एक्सेलेरेशन होता है जो वेलोसिटी के अपोजिट होता है। वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड राइट है तो एक्सेलेरेशन लेफ्ट होगा। डी एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन, ये एक्सेलेरेशन ही होता है, एक ऐसा एक्सेलेरेशन जो वेलोसिटी को अपोज करे। अब क्योंकि एक्सेलेरेशन आ गया है तो अब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और कम होते होते कुछ देर के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनली मतलब रुक जाएगी, ठीक है। तो ये जो पीरियड आप देख रहे हैं, इस पीरियड में ब्रेक लगे हैं, ठीक है। और इस पीरियड में क्योंकि ब्रेक लगे हैं तो स्पीड धीरे धीरे स्लो हुई है। क्या चाहिए उसे? लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। देखिए उसे टोटल डिस्टेंस चाहिए जब उसने देखा था कि गाड़ी को रोकने की जरूरत है। शुरुआत से ही टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो शुरू में कितना चला? S1, बाद में कितना चला? S2। देखो डिस्टेंस टोटल चाहिए, देख लीजिए आप। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन हिज। तो ऐसा है ना, शुरू में पहले कुछ देर चला, कुछ देर तो डिसाइड करने में गुजार दिया ना। मान लो S1 चला, बाद में फिर S2 चला जब उसने ब्रेक लगाया। पहले S1 निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं S1 के लिए। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो S1 आ गया, स्पीड 15 टाइम 0.2, तो आप कैलकुलेशन करें 3 मीटर आ जाएगा बेटे। हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट पे लगाते हैं। S इक्वल्स टू U डेल्टा T हाफ A डेल्टा T का स्क्वायर। सेकंड पार्ट पे आपने ब्रेक लगाया तो एक्सेलेरेशन आ गए होंगे, तो अब ये सेकंड इक्वेशन लगेगी। अब S इक्वल्स टू VT नहीं लगेगा, वो तब लगता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है। S2 इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड 15, टाइम दिया नहीं, टाइम नहीं दिया तो कोई बात नहीं बेटा, आप थर्ड इक्वेशन लगा लीजिए। टाइम ना दिया हो तो थर्ड इक्वेशन ज्यादा सूटेबल रहती है, ये लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम। फाइनल स्पीड कितनी है बेटा? 0, गाड़ी रुक गई ना। इनिशियल स्पीड 15 थी, एक्सेलेरेशन -6 क्योंकि रिटार्डेशन था ना, और डिस्टेंस S2, तो यहां से S2 निकाल लीजिए। 15 का होल स्क्वायर अपॉन 12। 15 का स्क्वायर आपको पता कितना होता है? 225 होता है, डिवाइड बाई 12 देख लीजिए। कैलकुलेशन आप अप्रोक्सीमेट करके देख सकते हैं कितनी आ जाएगी, ठीक है। 18 पॉइंट समथिंग आएगी, 18.75 के आसपास।
अब बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1 प्लस S2। S1 कितना 3, S2 कितना 18.75, तो कितना आ गया 21.75 मीटर चला है टोटल। चेक कर लीजिए सही से, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, देख लो अच्छी तरह से। हो गया? अच्छा, अंदाजे से कैलकुलेशन कर लिया करो, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर होते हैं। आप देखो 21.75 के आसपास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं है ना, तो थोड़ा अंदाजा भी लगा लिया करो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ा करो। अच्छा, ये जो उसने 0.2 सेकंड दिया है यहां पर इस क्वेश्चन में, एक्सप्लेन करके दिया है। हो सकता है वो एक्सप्लेन ना करे, डायरेक्ट बोल दे रिएक्शन टाइम इज 0.2 सेकंड, तो आप समझ जाना बेटे रिएक्शन टाइम वो टाइम है जितने पीरियड में ड्राइवर को ये डिसाइड करने में लग जाता है कि ब्रेक लगाने नहीं लगाने, तो उतने पीरियड में गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two cars are in a race. The white car passed the finishing point with a velocity v meter per second more and took time t less than red car. दो कार रेस में हैं, एक रेड कार है ये, ठीक है, और एक व्हाइट कार है ये। ठीक है बेटा, अब देखो डिस्टेंस दोनों के सेम होंगे, क्यों? रेस हो रही है भाई, रेस में दोनों के डिस्टेंस बराबर ही तो रखे जाएंगे, तभी तो ये फैसला होगा कौन जीता है। अगर आप किसी को एक को दें डिस्टेंस 10 किलोमीटर का, एक को दें 1 किलोमीटर का, ऐसे तो पार्शियलिटी हो जाएगी, 1 किलोमीटर वाला कंफर्म जीत जाएगा। नहीं, दोनों को डिस्टेंस बराबर दिया जाएगा, रेस हो रही है ना, तो दोनों के डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखा है जो व्हाइट कार है जब वो अपने फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचती है, ये फाइनल पॉइंट पर, तो उसकी स्पीड v ज्यादा है, लिखा ना देखो v मीटर पर सेकंड मोर, किससे ज्यादा है? देन द रेड कार से ज्यादा है। तो मान लेते हैं रेड कार अपने फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंची है v नॉट स्पीड से, तो व्हाइट कार किससे पहुंची होगी? v नॉट प्लस v से। उसने लिखा है ना कि व्हाइट कार पास द फिनिशिंग पॉइंट विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड मोर देन द रेड कार। तो अगर रेड कार ने अपने फिनिशिंग पॉइंट पर v नॉट स्पीड एक्वायर कर ली है, तो व्हाइट कार की स्पीड v ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू रेड कार। आगे एक और बात लिखिए, टुक t टाइम लेस, टाइम t कम लगा, किससे? अगेन रेड से। तो अगर रेड को टाइम लगा लेटेस्ट से कैपिटल T, तो उसको लगा कैपिटल T माइनस स्मॉल t। मतलब व्हाइट कार की स्पीड तो ज्यादा हुई और टाइम कम लगा, यानी कि व्हाइट कार जीत गई, सीधे सीधे कहना चाह रहा है। ठीक है, ये तो कहानी हो गई। अब आगे क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों की इनिशियल स्पीड 0 थी, कहने की जरूरत नहीं है, रेस है तो रेस्ट से तो स्टार्ट हुई होगी बेटा। अब गाड़ी पहले खड़ी तो होंगी, उसके बाद ही तो उन्होंने स्टार्ट किया होगा। विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन AW एंड AR, इसका एक्सेलेरेशन AW है, W मतलब व्हाइट कार, इसका AR मतलब रेड कार। ठीक है, ये तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया मैंने, डायग्राम देख लीजिए, कुछ सॉल्व नहीं किया मैंने। क्या पूछा? कह रहा है v/t इज गिवन बाय, v/t की वैल्यू बता दीजिए। v क्या है? ये वो वैल्यू है जो व्हाइट कार की रेड से ज्यादा है, और t क्या है? ये वो टाइम है जो व्हाइट कार का रेड से कम है। तो v/t की वैल्यू चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये क्वेश्चन एमयू मेडिकल में भी आ चुका है, एमयू इंजीनियरिंग में भी आ चुका है और जेमेन में भी। एमयू मेडिकल, एमयू इंजीनियरिंग में सेम लैंग्वेज के साथ आया, सेम ऑप्शन के साथ। जेमेन में लैंग्वेज यही थी, ऑप्शन थोड़े अलग थे, वो मैं बात बताऊंगा। पहले देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगेन दो मेथड हैं। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 ये है कि आप इसे सॉल्व ही ना करो, तो छोड़ के आ जाए, नहीं ये मैं नहीं कहा, सॉल्व ना करो, डायरेक्ट आंसर बताओ विदाउट सॉल्विंग इट। वो कैसे? देखो उसने v/t पूछा है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम डायमेंशनली एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो जरा सा, अगर v/t की डायमेंशन एक्सेलरेशन की है, तो आंसर की भी डायमेंशन एक्सेलरेशन की होनी चाहिए। भाई उसने v/t पूछा है और डायमेंशनली वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो
अब क्योंकि v बाई टी की डायमेंशन एक्सेलेरेशन की है तो वही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा जिसकी डायमेंशन एक्सेलेरेशन की होगी। जरा पहले ऑप्शन को देखो, एक्सेलेरेशन ऑफ व्हाइट इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ रेड, दो एक्सेलेरेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायमेंशन एक्सेलेरेशन के स्क्वायर की हो जाएगी। भाई एक का मीटर पर सेकंड, दूसरे का मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि v बाई टी की डायमेंशन एक एक्सेलेरेशन से मैच होती है, ये तो a स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशनली। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, एक्सेलेरेशन ऑफ व्हाइट डिवाइड बाय एक्सेलेरेशन ऑफ रेड, सर ऊपर भी एक्सेलेरेशन नीचे भी एक्सेलेरेशन, दोनों की डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि पहले ऑप्शन की जो डायमेंशन आ रही है वो एक्सेलेरेशन के स्क्वायर की आ रही है, जबकि क्वेश्चन में जो v बाई टी उसकी डायमेंशन एक्सेलेरेशन के बराबर है। सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसकी तो डायमेंशनलेस है, एक्सेलेरेशन ऊपर भी नीचे कैंसिल हो गया। ऐसे डी कैंसिल होगा, ऊपर एक्सेलेरेशन नीचे भी एक्सेलेरेशन, डायमेंशन कैंसिल हो गई, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब बचा सी, ए डब्ल्यू इंटू ए आर, एक्सेलेरेशन का स्क्वायर डायमेंशनली, और उसका रूट ले लो, स्क्वायर का रूट स्क्वायर कैंसिल कर देगा। तो ए डब्ल्यू इंटू ए आर क्या हो गया, एक्सेलेरेशन का स्क्वायर हो गया डायमेंशनली, और ऊपर रूट लगाया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसकी डायमेंशन एक्सेलेरेशन की आएंगी, और v बाई टी की डायमेंशन भी एक्सेलेरेशन की है, तो डायमेंशनली सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जो v बाई टी से मैच करता है। तो अगर मैं बिना सॉल्व के देखूं तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं आंसर सी है। एक तरीका तो ये है कि मैं इसे डायमेंशनली सॉल्व कर लूं, लेकिन बेटे ये तरीका एमयू मेडिकल और एमयू इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन में तो लग गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा एक ही ऑप्शन था जिसकी डायमेंशन एक्सेलेरेशन से मैच हो रही थी, बाकी तीन की डायमेंशन एक्सेलेरेशन से मैच नहीं हो रही थी। लेकिन जो जेईई मेन में क्वेश्चन आया था बेटे, वहां पर ऐसे दो ऑप्शन थे जिसकी डायमेंशन एक्सेलेरेशन से मैच हो रही थी। फिर कैसे डिसाइड करेंगे? फिर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जेईई मेन में सॉल्व ही करना पड़ा था, ऑनलाइन पेपर में जो होता उसके वो सॉल्व ही करना पड़ा था। ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी आया, मगर उस बदतमीज ने क्या किया, ऑप्शन में दो ऑप्शन ऐसे डाल दिए जिसकी डायमेंशन एक्सेलेरेशन से मैच कर रही थी। अब अगर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो एक्सेलेरेशन की डायमेंशन से मैच कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है ना करेक्ट। तो ऐसे केस में तो फिर सॉल्व ही करना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो देखो बिना सॉल्व के हो जाएगा डायमेंशनली, लेकिन जेईई मेन के लिए तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, मैं कर देता हूँ, टाइम लगेगा, लेकिन क्यों? हाँ, नोन है ना सब, ए आर, ए डब्ल्यू, टी, वी नॉट। देखो अगर वैल्यू दी होती है ना 10, 20, 30, 40, ये कैंसिल हो जाती हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बात खत्म हो जाती है। ये जो अननोन होते हैं ना, कैंसिल तो होते ही नहीं, चलते रहते हैं, तो एलिमिनेट करने पड़ते हैं इनको एक धीरे धीरे करके, तो टाइम तो लगेगा। चलो पहला कार, रेड कार। फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इक्वल्स टू u प्लस ए डेल्टा टी। फाइनल वेलोसिटी रेड की v नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन ए आर, टाइम t। तो यहां से v नॉट आ गया ए आर टी, इक्वेशन 1। डाटा चेक कर लीजिए, मैंने सही पुट कर दी, डाटा पिछले पेज पे है। सेकंड इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू u डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलेरेशन ए आर और टाइम कैपिटल टी। तो s आ गया हाफ ए आर टी का स्क्वायर, इक्वेशन 2। चेक कर लो बेटा सही से, हो गया। व्हाइट कार पे लगाओ, यही पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इक्वल्स टू u प्लस ए डेल्टा टी। उसकी फाइनल स्पीड v नॉट प्लस v थी, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलेरेशन ए डब्ल्यू था और उसका टाइम था t माइनस टी। तो v नॉट प्लस v इक्वल्स टू ए डब्ल्यू टी माइनस टी, इक्वेशन 3। सेकेंड इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू u डेल्टा टी हाफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट उसका भी सेम है क्योंकि दोनों का सेम डिस्टेंस चली, इनिशियल स्पीड 0 है, उसका एक्सेलेरेशन ए डब्ल्यू था और टाइम t माइनस टी का स्क्वायर। तो ये आ गया s इक्वल्स टू हाफ ए डब्ल्यू टी माइनस टी का होल स्क्वायर, इक्वेशन 4। इक्वेशन तैयार है, चेक कर लीजिए। क्या करा मैंने? कुछ नहीं, रेड कार पे एक बार फर्स्ट इक्वेशन लगा, एक बार सेकंड, ऐसे व्हाइट कार पे लगा दी। सेम प्रोसेस 2 बार फॉलो किया मैंने। अब क्या करना है? कुछ नहीं सर, इक्वेशन 4 हैं, उनको एलिमिनेट करना है धीरे धीरे, इतनी जल्दी तो नहीं होंगी, 4 इक्वेशन 4 अननोन है, टाइम लगेगा। अभी करते हैं। तो एक काम करो,
पहले आप सेकंड को और फर्स्ट को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों s की वैल्यू बता रहे हैं, सेम वैल्यू है, तो सेकंड को और 2 को इक्वेट कर दो, 2 = 4, तो ये आ गया हाफ AR t का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ AW t माइनस टी का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से t माइनस टी बाई टी आ गया अंडर रूट AR डिवाइड बाई अंडर रूट AW, इक्वेशन ए, ये ए इक्वेशन आ गया। 2 और 4 को मिला के एक नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ए। एक काम करते हैं, इसको पूरा सॉल्व ही कर देते हैं, ए भी क्यों कहा, अभी मामला खत्म कर देते हैं, बात का चक्कर क्यों रखें। पहले देख लो मैंने डिवाइड सही कर दिया, ठीक है। अब इन्हें काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट AW t माइनस अंडर रूट AW स्मॉल t अंडर रूट AR t। तो बेटा यहाँ से t देख लो कितना आ रहा है, अंडर रूट AT डिवाइड बाई अंडर रूट AW माइनस अंडर रूट AR। इसे कहो इक्वेशन है। एक अननोन खत्म हो गया, कैपिटल T। क्या वो अननोन था? हाँ, मैंने तो एज्यूम किया था, क्वेश्चन में कैपिटल T कहीं नहीं दिया, मैंने माना था। तो अब कम से कम एक अननोन तो खत्म हुआ भाई। 4 इक्वेशन थी, 4 अननोन थे, एक तो खत्म हुआ कम से कम। चलो अभी और खत्म करने हैं। अब एक काम करो, हमने सेकंड को 4 से इक्वेट किया तो एक अननोन खत्म हो गया हमारा। अब देखो किसे खत्म करना है, जरा फर्स्ट को और थर्ड को देखो। V0 ये गिवन नहीं था, मैंने एज्यूम किया था, इसे खत्म करना है। काम करो, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ये मनुष्य चला जाएगा, यहाँ से V0 कैंसिल हो जाएगा ना। तो थर्ड में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, कोई बात नहीं, मैं आगे लिख देता हूँ, थर्ड माइनस फर्स्ट। तो ये आ जाएगा V इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बेटे AW t माइनस टी माइनस AR t। चेक कर लीजिए बेटा सही से, मैं ओपन कर देता हूँ, चेक कर लो सही से। क्या इतनी इक्वेशन हमारी ये वाली फर्स्ट और ये वाली, इसमें से इसको माइनस किया बेटे, V आ गया और वो ये आ गया आपका। तो चेक कर लो मैंने सही कर दिया नहीं कर दिया, चेक कर लो बेटा सही से। अब V AW t माइनस AW स्मॉल t माइनस AR t, इसे लिख सकते हैं AW माइनस AR इंटू t माइनस AW t, ठीक है बेटा। AW माइनस AR को लिख सकता हूं अंडर रूट AW प्लस अंडर रूट AR इंटू अंडर रूट AW माइनस अंडर रूट AR। वो वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, वो होता है ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस बी इंटू A माइनस बी, वो लगा दिया। और t की वैल्यू हमने इक्वेशन A में निकाली थी, अब वक्त आ गया उसे हम पुट कर दें। क्या थी देख लो एक बार निकाल के, ये थी इक्वेशन t, ये वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, अब वक्त आ गया, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अंडर रूट AW t डिवाइड बाई अंडर रूट AW माइनस अंडर रूट AR माइनस AW t, ये गया, इससे कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया AW t प्लस अंडर रूट AR AW t माइनस AW t, ये कैंसिल हो गया, तो V आ गया अंडर रूट AR AW t, t उधर ले जाओ तो V बाई टी आ गया अंडर रूट AR AW। बहुत लेंदी क्वेश्चन है जेई मेन में बेटा, लेकिन पूरा सॉल्व ही करना पड़ता, क्योंकि उसने ऐसे 2 ऑप्शन दे रखे थे जिनकी डायमेंशन V बाई टी से मैच कर रही थी, तो वहाँ डायमेंशनली वाला काम नहीं कर सकते थे। एमयू मेडिकल एमयू इंजीनियरिंग में कर सकते थे, वहाँ वो बेनिफिट मिल रहा था हमें, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं। इससे अच्छा तो यह है इसको एक को करो, इतने टाइम में तो अगले 3 हो जाएंगे बेटा। मतलब इस एक को करने में जितना टाइम लग रहा है ना, इतने में अगले 3 क्वेश्चन कर लेगा आदमी, तो छोड़ देने चाहिए। हाँ, लेकिन बेटे छोड़ोगे तो तभी ना जब तुमने क्लास में पढ़े होंगे ये। अगर तुम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो जब एग्जाम में आएगा तो देखते समझ जाओगे ये तो वो वाला क्वेश्चन है जो बहुत लेंदी है, तो आप एकदम फैसला लोगे भाई छोड़ दो, अगले पे चले जाते हैं, ठीक है। अब फैसला तभी तो ले पाओगे जब कभी किया होगा आपने। अब मान लो किया ही ना हो आपने, पहली बार एग्जाम में देखें आप ऐसा क्वेश्चन, तो पहली बार देखेंगे तो आपको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा लेंदी, आपको लगेगा शॉर्ट है और आप शुरू कर देंगे। आप शुरू कर देंगे तो एक बार शुरू हो जाए तो आदमी बीच में तो रुकता नहीं, चलता रहेगा, अपना टाइम वेस्ट कर लेगा। अच्छा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बीच में तो आंसर और गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्क मिल जाएगा। इसलिए जो है वो
थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी उसमें, तो इसलिए बेटर है ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए एग्जाम में। मगर बेटे प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने के दो फायदे, एक तो ये कि क्लास में प्रैक्टिस करोगे तो ही ये जान पाओगे कि इसे छोड़ना है एग्जाम में। दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस करने में क्या बुराई है, प्रैक्टिस करने से ब्रेन डेवलप होता है। प्रैक्टिस तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन की करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो प्रैक्टिस कर लो, कुछ कह थोड़ी रहा आपको वो, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। पहला मेथड बता दिया डायमेंशनली वाला, अब ये दूसरा बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए मैन थ्रोज बॉल्स विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। एक आदमी है जो एक के बाद बॉल ऊपर थ्रो करता है विथ सेम स्पीड, एक के बाद एक। वो एक के बाद एक बॉल्स को ऊपर फेंक रहा है विथ सेम स्पीड, ठीक है, 1 सेकेंड के इंटरवल पे। पहली 0 सेकेंड पे, अगली 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे एंड सो ऑन, ठीक है, वो जितना भी टाइम इंटरवल हो। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट मोर देन 4 बॉल्स आर इन स्काई एट एनी टाइम। मैं चाहता हूं कि हमेशा 4 से ज्यादा बॉल हवा में रहे, तो बताओ कितनी स्पीड से थ्रो किया जाए, यू क्या होना चाहिए। देखो ऐसा है बेटे, मोर देन 4 का तो कोई मीनिंग नहीं है, मोर देन 4 का कोई मीनिंग नहीं है। आप 5 भी ले सकते हैं, 6, 7, 8, 9 कुछ भी ले सकते हैं। तो आप एक काम करो, पहले आप 4 मान के सॉल्व करो। पहले देखते हैं कि अगर 4 बॉल को हवा में रखना हो तो आंसर क्या आता है, पहले उसको तो देख ले। क्योंकि 4 से ज्यादा का तो कोई मीनिंग ही डिफाइंड नहीं है ना, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। पहले 4 को सॉल्व करते हैं। मैं चाहता हूं हवा में 4 रहे, सिर्फ 4। तो एक काम करो, जब 5वीं भी बॉल फेंको तो पहली को वापस बुला लो। क्यों? जब तुम 5वीं फेंकोगे और पहली वापस नहीं तो हवा में 5 बॉल हो जाएगी। तुम चाहते हो 4 रहे, फिलहाल तो 4 को सॉल्व कर रहे हो ना। तो जब 5वीं फेंको तो पहली से कहो तू वापस आ जा, तू वापस आ जाएगी। 5वीं फेंक दूंगा तो हवा में कितने रहेंगे, सिर्फ 4 रहेंगे। तो 5वीं कौन है, 5वीं ये तो है लास्ट वाली, ये बॉल 1, ये बॉल 2, ये बॉल 3, ये बॉल 4 और ये बॉल 5, ये रही। हाँ, तो जब इसे फेंको, इसे कब फेंकूंगा, 4 सेकंड पे, तो पहली से कहो भाई तू वापस आ जा। तो 4 सेकंड में पहली बॉल से कहो वापस आए। अब 4 सेकंड में वापस तब आएगी जब 2 सेकंड जाएगी ऊपर, फिर 2 सेकंड वापस आएगी। तो जाने में 2 सेकंड लगे, फिर आने में 2 सेकंड लगे, तभी तो 4 सेकंड वापस आएगी। इसका मतलब पहली बॉल का जाने का टाइम 2 सेकंड होना चाहिए। मतलब बॉटम से टॉप तक, टॉप की वेलोसिटी कितनी होती है आपको पता है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, 0। हाँ, टॉप से बॉटम तक की का जो टाइम है 2 सेकंड होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो जब आप 5th बॉल फेंकेंगे तो कंफर्म फर्स्ट वापस आ जाएगी और हवा में 4 बॉल रहेंगी। चलो भाई, आप एक काम करो, बॉटम को इनिशियल कहो, टॉप को फाइनल, और आई से एफ तक आप लगा दो फर्स्ट इक्वेशन। किस पर, बॉल फर्स्ट पर, फाइनल स्पीड 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, इनिशियल यू पता नहीं। एक्सेलेरेशन क्या होता है, हवा में एक्सेलेरेशन होता है जी वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस जी। जी कितना है, 9. गलत दे दिया मैं, 9.8 है बेटा, 9.2 नहीं है, तो जी है 9.8। टाइम कितना, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ले जाना ऊपर तक। तो यहां से देखो यू कितना आ रहा है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड अगर मैं 19.6 कर देता हूं तो जब मैं 5th बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो फर्स्ट वापस आ जाएगी और हवा में सिर्फ 4 रहेंगे। अब बताओ, 4 रखनी तो 19.6 देनी पड़ेंगे। अब तुम्हें कितनी रखनी है, मोर देन 4 लिखा है ना, तो जब मोर देन 4 रखनी तो अपनी वेलोसिटी मोर देन 4 19.6 कर दो। आंसर ये टिक कर दो, ये वाला भाई। 19.6 रखूंगा तो हवा में 4 रहेंगी, मुझे रखनी 4 से ज्यादा, तो वेलोसिटी को 19.6 से ज्यादा कर दो, मोर देन स्पीड 19.6। अब हवा में 4 से ज्यादा रहेंगी, ठीक है। अब चेक कर लो सही से, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। हो गया बेटे, बस यहीं तक मैंने डिस्कस किया था लाइव क्लास के अंदर। उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन में कह रहा हूँ, क्लासरूम के अंदर कमेंट्स अजीब से आने लगे थे तो मैंने बंद कर दी थी। हालांकि क्वेश्चन मेरे पास बहुत थे आज, मैं चाह रहा था कम से कम 2-2.5 घंटे लूँ क्लास। कोई नहीं बेटा, अगली बार देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ क्योंकि मैंने यहीं तक बताया था लाइव क्लास के अंदर। और मैं ये रिकॉर्ड दोबारा इसलिए करके लिखवा रहा हूँ क्योंकि उसमें वो उस वाली वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया, उसमें कमेंट्स बड़े अजीब अजीब थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखूंगा कि कमेंट्स कोई भी गंदे आएंगे तो मैं उसे तुरंत डिलीट करा दूंगा, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। आप भी डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा।